नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वैसे तो लोकसभा चुनाव में अभी करीब एक साल का वक्त है, लेकिन जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने कमर कस ली है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। 5 दिनों में पीएम के बड़े दौरे। आज वो उत्तर प्रदेश में थे सुबह, जहां पर उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो मुंबई गए, जहां पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। 13 फरवरी को पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए त्रिपुरा जाएंगे, वहां पर अगरतला में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद चुनावी राज्य जो इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान, कर्नाटक, वहां का भी दौरा करने जा रहे हैं। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का लोकार्पण किया जाएगा। दौसा तक के इस हिस्से के लोकार्पण के बाद जयपुर और दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो 2 घंटे रह जाएगी। और इसके बाद कर्नाटक भी वो जाएंगे, जहां पर कि येलहंका में बड़े एयर शो का उद्घाटन करेंगे। इस महीने ही कर्नाटक का उनका दूसरा दौरा रहेगा। ये आज आपको बता दें कि चुनाव जो है अप्रैल मई में होने हैं कर्नाटक में, और पिछले महीने भी पीएम मोदी 2 बार कर्नाटक जा चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत को मुंबई से शिरडी को जोड़ा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें आर्थिक सेंटर और आस्था के केंद्रों से जोड़ रही हैं और महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि 17 राज्य, 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आधुनिक ट्रेन, मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार पैदा होंगे। स्थलों पर ये सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस तेज कनेक्टिविटी। आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिनों का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया। आयोजन के लिए लखनऊ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस इन्वेस्टर समिट में 29,92,000 करोड़ रुपए के 18,000 से भी अधिक एमओयू साइन हुए हैं। 40 देशों के 400 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स तरह से निवेश। यूपी में कई देशों के बराबर की क्षमता है। ये बात शुक्रवार को यूपी सरकार की इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। साथ ही रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत
अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्रदेश में निवेश के लिए 18,643 MOU साइन हुए, जिसमें प्रदेश में 29,92,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला है। इससे 92,50,000 से अधिक रोजगार पैदा होगा। इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर देश के बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। इस इन्वेस्टर समिट के लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में घूमे और इनके मंत्री विदेशों के भी चक्कर लगाया। उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद जो MOU कागज पे हुए हैं वो जमीन पर भी आएंगे और यूपी में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एक सभी में नया उत्साह। सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाने को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया है। राज्यसभा के नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर सवाल उठाया था और कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि पाटिल ने कल की कार्यवाही का वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट किया, जो कि एक गंभीर मामला है। उन्होंने संसद की विशेषाधिकार समिति की जांच रिपोर्ट आने तक पाटिल को बाकी बचे बजट सत्र तक निलंबित करने की घोषणा की। रजनी पाटिल को निलंबित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। मैं इसके ऊपर अभी बोलना नहीं चाहती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून को अवरोध करूँ, क्योंकि इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए मेरे घराने के लोग फांसी पे भी चढ़े हैं। तो इस तरह से हमारा अपमान करना उनको ठीक नहीं था। कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण पे रोक लगाई गई, हमने बार बार रोका गया हमारे तरफ से, उसके लिए उनका एक बौखला गया है और इसलिए पूरा मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोग्राम था। ये इट्स अनफेयर थिंग टू डू। देखिए, हर इंसान को, अगर कोई कातिल भी होता है, हर इंसान को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। दिस इज जस्टिस। बेचारी उनको मौका ही नहीं दिया। और इतनी सीनियर मेंबर हैं, इतने बार हाउस में रह चुकी हैं, लोकसभा में रह चुकी हैं, कम्स फ्रॉम सच अ रिस्पेक्टेबल। इज दिस द वे? हमारे साथ है शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, जो आज अपर हाउस में, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी ऐसी फीलिंग है कि जैसे अब हम पार्लियामेंट में कम हैं, हम एक खप पंचायत के अंतर्गत ज़्यादा हैं कि कोई भी अगर ट्रेजरी बेंचेस के खिलाफ बोलता है तो उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। एक वरिष्ठ नेता है, एक एक्सपीरियंस नेता है रजनी पाटिल जी, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एक बार जब वो वेल ऑफ द हाउस का ये कहना था कि गलती किया उन्होंने, उसके बाद सजा क्या गलती की है, क्या हमने वो लॉ तोड़ा है, कौन सा कानून टूटा? हाउस के रूल्स हैं, हाउस के रूल्स टूटे, कमेटी में आप डाल दीजिए, लगता कमेटी डिसाइड सही है या गलत है। ये उसी तरीके से विवाद है कि क्योंकि कल प्रधानमंत्री का इतना जम के विरोध हुआ है, ये खिसियाए हुए, बौखलाए हुए हैं और अपने गुस्सा किस पे निकालेंगे? एक महिला पे निकालेंगे। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो आज अपर हाउस में तो कैसे देखती हैं? मैं इतना ही कहूँगी कि ये निंदनीय है कि चेयरपर्सन के ऊपर इस प्रकार से छीटाकशी हुई। आप अगर कानून तोड़ें तो क्या कानून का उल्लंघन करने के लिए आपको सिर्फ इसलिए सजा न मिले कि आप महिला हैं? तो क्या ये पुरुषों के साथ पक्षपात नहीं होगा? इस पूरे मामले को लेकर मुझे लगता है जेंडर कार्ड खेलना अपने आप में कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। अगर आपने सदन में खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि आपने नियम तोड़ा है, तो फिर इतना भी आप जिगरा रखिए कि आपने नियम तोड़ा तो आप उसके परिणाम को भुगतिए। लेकिन इस प्रकार से महिला का कार्ड खेलना महिलाओं के साथ, जेंडर जस्टिस के साथ सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ज्यादा मतलब सजा दे दी गई है और इसको लेकर पूरा विपक्ष वॉकआउट कर बाहर नहीं करता। सजा कम, ज्यादा, कब, कितनी, कैसे, ये चेयरपर्सन का अधिकार है, मेरा नहीं है। विपक्ष सब एक साथ बाहर आ गई।
कानून तोड़ने के लिए एक साथ हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में अपना बजट भाषण शुरू ही किया था कि हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल का बजट पढ़ दिया। हालांकि गहलोत ने बाद में कहा कि हंगामे की जरूरत नहीं थी। अशोक गहलोत ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर बीमा 25 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी किया गया है। 1,18,00,000 घरों अपना बजट पढ़ते पढ़ते अशोक गहलोत रुक गए। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने पुराना बजट पढ़ा। एक मिनट, सॉरी। गलती का एहसास हुआ तो रुक गए। विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि बजट लीक हुआ है। अगर कोई आदमी बाहर का ये कहे कि आप गलत पढ़ रहे हो, ये उसे पता कैसे है? उसके पास ये कागज कहाँ से आए? कागज तो केवल और केवल वित्त मंत्री की अटैची में पैक रहते हैं, और जब तक वो पढ़ करके उस पर अपनी हाउस में निर्णय करता है तब तक भले ही वो प्रिंटेड हो जाए, लेकिन किसी के देखने के लिए नहीं है। उसका जो है ना बजट की सेंसिटिव यही है कि वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे इनकार किया है। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस पर मेरा सॉरी है, मतलब क्योंकि बजट पढ़ रहा और रोकना पड़ रहा है। बजट लीक ऐसे होता है यहाँ, बजट एक सेंसिटिव होती है। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल पे इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने भी आंकड़े गलत लिख दिए थे, जिसपे वसुंधरा राजे भड़क गई। कहा, आप बहुत केयरलेस हैं। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने नरेगा की योजनाएं, शहरी रोजगार की गारंटी और कृषि बजट का ऐलान ये पिछले साल के पन्नों से जरूर पढ़ा, लेकिन इस साल के बजट में समाज कल्याणकारी योजनाओं की भरमार रही। स्वास्थ्य बीमा 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख, राशन का किट जिसमें दाल, तेल, चीनी और नमक है, बच्चों के लिए फ्री स्कूल यूनिफॉर्म, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाना, संविदा कर्मियों को कॉर्पोरेशन से जोड़ना, मिड डे मील में बच्चों के लिए 1 गिलास दूध रोज देना, एग्जाम पेपर लीक का पर्दाफाश करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, युवाओं के लिए यात्रा, तकनीकी शिक्षा और छात्रवृत्ति, महिलाओं के लिए हॉस्टल, बस की सुविधा और प्रियदर्शनी क्रैश। जाहिर है चुनावी साल में हर वर्ग को साधने की ये कोशिश है। राजस्थान इस समय सर्वाधिक फिस्कल स्ट्रेस स्टेट में से आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। 32,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था 2019-20 में, 33,000 करोड़ का था 20-21 में, 47,000 करोड़ का था 21-22 में, और 58,000 करोड़ का था 22-23 में। यानी लगातार कर्जे करते जाओ और रेवड़ी बांटते जाओ। विपक्ष का आरोप है कि ये जो बजट आया है ये राज्य को कर्जे में और डुबा देगा, लेकिन अशोक गहलोत ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। बच्चों के लिए दूध है तो छात्राओं के लिए फ्री स्कूल यूनिफॉर्म है, युवाओं के लिए यात्रा है, आईटीआई है, कॉलेज है और हॉस्टल है, तो महिलाओं के लिए बस में यात्रा है, साथ ही गृहिणियों के लिए सिलेंडर पर रियायत है, तो किसानों के लिए मुफ्त बिजली है। साफ है कि अशोक गहलोत की निगाहें 22-23 के चुनाव पर टिकी हुई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।